कल इत्तेफाकिया तौर पर जनाब साबिक अमरीकी सदर रोनाल्ड रेगन साहब की एक तकरीर सुनने का मौका मिला। उस तकरीब में वो ये बात कर रहे थे, अपनी तकरीर में ये बता रहे थे कि हुकूमती अखराजात को कैसे कम करना चाहिए और आवाम से लिए टैक्स की मद में पैसों का एक एक जो हिसाब है वो उनको देना ज़रूरी है। मैं हैरान रह गया। 80 की दिहाई में सदर रोनाल्ड रेगन अमेरिका के सदर रहे और तब की यूएसएसआर जो रूस था उसको शिकस्त दी इस तरह से कि रूस बदहाली का शिकार हो गया। माशी बदहाली का शिकार होने के बाद टूट फूट हो गई, टूट फूट होने के बाद खाना जंगी और फिर खाना जंगी के बाद सब वखरे वखरे हो गए। आज इस शक्ल के अंदर आप रूस को देखते हैं, रूस की और रियासतों को देखते हैं, यह माशी बदहाली का नतीजा था। यह माशी बदहाली पुअर प्लानिंग, लैक ऑफ प्लानिंग, कमांड इकोनॉमी, प्राइस सेटिंग, इसकी वजह से पेश आए। रियासत का काम बिल्कुल ये फैसला करना नहीं है कि क्या पैदावार होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, कब होनी चाहिए, ये सवालात मईशत के। और मसला ये है कि इसको तय करेंगे कौन? अवाम, यानी मंडियां तय करती हैं, तलब रसद फैसला करती है कि किस चीज़ की क्या कीमत होनी चाहिए। पाकिस्तानी आज तक कॉस्टिंग पे बैठे हुए, इस चीज़ की कीमत इतनी बनती है, पैदावार इतनी हुई तो पैदावारी लागत के हिसाब से इसकी कीमत इतनी बनी, जिसकी वजह से मईशत आज इस बदहाली का शिकार है। ये सब पढ़ने लिखने वाले काम है, आप लोगों को समझ नहीं आएगी, घुटनों पे ज़्यादा जोर ना दें। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, इसके लिए किताबें पढ़नी पड़ती हैं, पढ़ाइयाँ करनी पड़ती हैं। किसी की रिश्तेदारी होने से ये चीज़ें थोड़ी आती हैं। आप लोगों के मुल्क के अंदर कहाँ ये चीज़ है? हमारे मुल्क के अंदर क्या मेरिट लागू होता? कोई नहीं। किताबें पढ़ते हो आप लोग, अरे अलिफ लैला की कहानियाँ पढ़ने वाले आप लोग हो, आप लोगों को क्या पता क्या चीज़ क्या होती है। बुरा ना मानना, आज थोड़ा सा घसीट रहा हूँ आप लोगों को, पता है नहीं मईशत क्या होती है। जो थोड़ा बहुत पढ़ लिख जाता है वो कहता है कि मैं उन लोगों को लूट लूँ जो जाहिल हैं। पढ़ लिख के भी क्या फ़ायदा? आप मुझे बताएं ना, आज इस मुल्क के अंदर पढ़े लिखे आदमी की कदर तो है नहीं, दौलत वाले की कदर है। हर आदमी कहता है जिसके पास पैसा है वो कामयाब है, जिसके पास नहीं है वो नाकाम है। आप मुझे बताओ, और पैमाना ही क्या आपका रह गया? इतनी छोटी सी तो आपकी सोच है, इतनी सी आपकी सोच है, इतनी सी। जिसके पास दौलत है उसको कामयाब कहते हो। अरे दौलत तो मेरे रब के करम से मिलती है, आपको क्या आपकी मेहनत से मिली है? हाँ, आपकी बात कर रहा हूँ जो आप देख रहे हैं जी। दौलत, कारोबार, इन सब चीज़ों के अंदर मुनाफा, फ़ायदा सब मेरे रब के हुक्म से होता है। अगर सलाहियत पे मिलना शुरू हो जाए ना तो फिर आप कहाँ, हम कहाँ। ये तो मेरे रब का फैसला है, आप इसे अपनी मेहनत का नतीजा समझते हो। अरे मेहनत तो वो मजदूर ज़्यादा करता है जो इस चिलचिलाती धूप के अंदर सुबह से शाम तक काम कर रहा है। मेहनत का सबक जाके उसे दो, देखो उसके सजदों में खुलूस देखो, जिस तरह पसीने में शराबूर होके बेचारा बेचैन होकर भागता है मस्जिद की जानिब, नमाज पढ़ता है पांचों वक्त, शुक्र अदा करता है अपने रब का। इंसान को जो मिलना शुरू हो जाता है, उसकी दौलत बढ़ना शुरू हो जाती है, उसके अंदर से ये सलाहियत भी ख़त्म हो जाती है। नहीं, मैं तो सच्ची बातें करता हूँ, इसीलिए तो दुनिया देखती है, वरना बिजनेस का प्रोग्राम आजकल कौन देखता है। फिर भी आप देखो, लोग मुझे देखते हैं, पसंद करते हैं, क्लिपें मेरी वायरल होती हैं। आज की तारीख में भी लोगों में पसंदीदगी पाई जाती है। अवामी मौज़ूआत पे बात करनी चाहिए, महंगाई पे बात करनी चाहिए। अब कैदोबंद ख़त्म हो गई, ये छोड़ दो कौन किसके साथ कब था कब नहीं था। हमारा मुंह ना खुलवाओ, वरना सियासतदानों की सारी हकीकतें बता दूंगा, कौन कब किसके साथ था और कौन कब क्या कहा करता था और कौन कब कैसे जुलूस निकालता था और कौन कब अपनी तकरीरों में क्या कहता था, कौन कहता था हम ईंट से ईंट बजा देंगे वगैरह वगैरह। वो फिर यादें पुरानी आ जाएंगी सामने, सब एक्सपोज हो जाएंगे। ये मुल्क किसी फ़र्द वाहिद के लिए नहीं है भाई, ये मुल्क पूरी कौम पाकिस्तान के लिए, जिनकी तादाद अब शायद 25 करोड़ और उससे कहीं ज़्यादा हो। जब मैं ये बात किया करता था आप 16 करोड़ की बातें करते थे। सच तो आप लोगों से बोला नहीं जाता, सच बोलते हुए ज़ुबान लड़खड़ा जाती है, बहादुरी दिखाने के चैंपियन है। गाड़ी ज़रा सी लग जाए, हर आदमी दरवाज़ा खोल के आ जाता है तीसरी जंग अजीम करने के लिए। अरे जुर्रत इतनी पैदा करो, ये एक पाई का सच बोल के दिखा दो। तप्पड़ है तो सच बोलो,
सच बोलने की तो है नहीं, बातें करेंगे बड़ी बड़ी। मईशत के बारे में बोलो ना सच, बोलो सच कि महंगाई है, बोलो माशी कारकर्दगी कुछ नहीं है, किसी में जुर्रत नहीं है ना। सब बोलते हैं नहीं नहीं हुकूमत बहुत अच्छा कर रही है, बहुत प्यारा कर रही है, बहुत नाइस कर रही है। अरे यार, गुनाह बेलज्जत लेने की भी एक हद होती है। बंदा बेलज्जत गुनाह किए जाए, कम से कम कुछ तो अपने अंदर पैदा करो, हिम्मत जुर्रत। हाँ, इतनी हिम्मत जुर्रत पैदा करो, बात करो इस बारे में। ये कोई नहीं आएगा बचाने के लिए, दुनिया में भी ये लोग नहीं बचाएंगे, आखिरत में भी नहीं बचाएंगे, ये भी मैं बता दूं। ईमान हो आखिरत पे तो फिर ये चीज़ें समझ में आएंगी ना। नहीं, गलत बोल रहा हूं मैं, गलत बोल रहा हूं। जब सच बोलता हूं तो तुम सब चुप क्यों हो जाते हो? तुम्हारी आवाजें क्यों नहीं निकलती? वैसे तो पूरा दिन चपड़ चपड़ शुरू रहते हो, व्हाट्सएप के ऊपर अजीब व गरीब किस्म के लतीफ़े भेजते हो। उम्र तुम लोगों की 60 साल 50 साल हुई नहीं है और लतीफ़े ऐसे भेजते हो जो 16 साल के बच्चे भी कानों से धुआं निकले उनके। क्या हो गया? उन लोगों की हकीकत, सच नहीं बोलना, सच नहीं सुनना। बताओ क्यों बात नहीं करते, उसमें अकल की कोई बात क्यों नहीं करते? अच्छा, व्हाट्सएप के ऊपर ये फजूल किस्म के लतीफ़े और पिंकी की कहानियां सुनाने के बजाय मुझे ये बताओ, ये क्यों नहीं बताते कि मईशत की परेशानियों का क्या हल होना चाहिए? गरीबी के वसाइल क्यों नहीं बताते? गुर्बत ख़त्म करने के तरीके क्यों नहीं बताते हैं? वहाँ पे तुम्हें सबा कमर याद आ जाती है। नहीं, मैं तुम्हें वैसे बता रहा हूँ, क्यों हिम्मत नहीं है, जुर्रत नहीं है? मुल्क के मसाइल हल करने की क्यों नहीं कोशिश करते? बारिश का पानी कैसे ज़ख़ीरा किया जाए, बजट में क्या होना चाहिए, इस बारे में व्हाट्सएप क्यों नहीं करते? व्हाट्सएप में तुम लोगों के लतीफ़े क्यों आते? नहीं, ईरान इजराइल की जंग वो लोग तय करेंगे ना, तुम्हारा लेना देना क्या है? इजराइल ईरान की जंग के अंदर तुम्हें 2 रोटी मिल रही है खाने को, या मेरी कौम के गरीबों को मिल रही है? कम ऑन यार, तुम लोगों का यही तो प्रॉब्लम है। हिम्मत जुर्रत तुम लोगों में है नहीं, वुसअत नज़र है नहीं, कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाई की नहीं। नालायक सारे बेचारे नीचे पड़े हुए हैं, वो सॉरी नालायक सारे जो हैं वो कामयाब हैं, ओहदों पे बैठे हुए हैं, और लायक सारे जो हैं वो बेचारे रुलते फिर रहे हैं सड़कों पे। नहीं, सही बात कर रहा हूँ, सही बात कर रहा हूँ मैं। मुल्क में मेरिट का तो कोई नाम है नहीं, हर शख्स किसी किसी का रिश्तेदार है, इसी वजह से ओहदे के ऊपर बैठा हुआ है। सलाहियत की बुनियाद पर कौन बैठा हुआ है? तभी तो सारी दुनिया में रुलते फिर रहे हो आप। क्यों आपकी इज्जत नहीं है सारी दुनिया के अंदर? बातें बड़ी बड़ी करते हो, हम ये हो गए, हम वो हो गए, आप ये हो गए, वो हो गए। ये हमारे सुनने के लिए बहुत अच्छी बात है, हम खुश हो गए, हमारा नाम है गूंज रहा है सारी दुनिया के अंदर। नाउजुबिल्ला, गूंजेगा नाम सिर्फ उसका जिसने ये कायनात बनाई है। कसम पैदा करने वाले की, तुम लोगों का गुरूर तकब्बुर तुम्हें मट्टी में मिला देगा। इतनी बड़ी बात कर रहा हूं तुमसे, कसम पैदा करने वाले की, तुम्हारा गुरूर तकब्बुर जो है वो तुम्हें मट्टी में मिला देगा। गुरूर तकब्बुर सिर्फ मेरे रब की जात पे अच्छा लगता है। तुम लोगों की हैसियत और औकात नहीं है कि तुम लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें करो। दुनिया के अजीम तरीन और फलानी मईशत और ये और वो, बड़ी बातें नहीं किया करो। हमारी कौम का सबसे बड़ा ऐब ये है कि हम गुरूर तकब्बुर करते हैं, उसके बाद गुरूर तकब्बुर के बाद हसद करते हैं। ये वो ऐबदार चीजें हैं जो कि बदतरीन तस्वुर की जाती हैं। बाकी तो तुम लोगों के जो अमाल हैं टीवी पे बता नहीं सकता, फैमिलियां देख रही, वरना बता दूं तो फिर तूफान उठ जाएगा। महंगाई पे बताओ क्या काम करो, कोई काम नहीं हो रहा। बजट में महंगाई पे क्या रिलीफ मिलेगी? कुछ नहीं मिलेगा, दिलासे मिलेंगे। दूध की बोतल भी नहीं दे रहा, बच्चे को रोने भी नहीं दे रहा हैं। वसीम भाई, ये क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर? दूध की बोतल दूर से दिखाते हो, बच्चे को रोने भी नहीं देते हो। 6 महीने से बच्चे को चुप रखा हुआ है, बोलना नहीं, खबरदार दूध की बोतल मिलेगी। वो दूध की बोतल है भी या नहीं है, हमें क्या पता? क्या कहीं तुम तस्वीर तो नहीं दिखा रहे हो? हमें इससे क्या लेना देना? पेट्रोल दिन ब दिन महंगा हो रहा है, तनकीद करो तो तुम फलाने हो गए, तुम फलाने हो गए, तुम फलानी पार्टी के हो गए, तुम फलानी पार्टी के हो गए। जब हम पीटीआई वालों की तनकीद किया करते थे, पीटीआई वालों पर तनकीद किया करते थे, तो पीटीआई वाले कहते थे पटवारी हो गया, पटवारी हो गया, एंकर पटवारी हो गया। ये एंकर को पक्का पटवारी है, हमारी बुराइयां करता है, और असद उमर ने बेड़ा गर्क कर दिया पूरे मुल्क का। अबे अब वजीर खजाना थोड़ी है, अब तो कुछ कह लो उसे। शुक्र है कि मैं उसको कोई बुरे बुरे अलकाब से नहीं पुकार रहा, वरना जो बंदा ओहदे पे ना रहे उसकी हैसियत क्या रहती है। चंद साल बाद तुम देख लेना। नहीं, मैं तो साफ बात करता हूं, पाकिस्तानी ओहदे इख्तियार का लिहाज थोड़ी करते हैं। अकेला मैं था टीवी पे, अकेला मैं, जिस दिन इफ्तिखार चौधरी साहब अपने ओहदे की मुद्दत मुकम्मल करके हट रहे थे। यकीन करो वही लोग जो उनके नारे लगाया करते थे
वो उनकी इतनी बुराइयां कर रहे थे कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। एक अकेला एंकर मैं था, मैंने कहा यार ये इफ्तिखार चौधरी साहब बहादुर आदमी थे, बहुत सारे फैसले इन्होंने अच्छे किए, लेकिन आप बताओ कोई और एंकर था? नहीं बोला ना। यहाँ जब तक ओहदे पर होता है ना इंसान, तो तब तक उसकी इज्जत होती है, तब तक उसका बुरा भी सही होता है, उसकी हर चीज़ तब तक सही होती है जब तक वो ओहदे पे होता है। जिस दिन ओहदे से हट जाए, उस दिन के बाद कोई पहचानता नहीं है उसको। मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं, जनाब एहसन मेहनती साहब, जो कि अच्छी सोच, अच्छी फ़िक्र और मुतवाज़िन सोच के मालिक है। वेलकम करता हूँ आपको एहसन मेहनती साहब। थैंक यू। एहसन मेहनती साहब, अब मसला कुछ ऐसा है कि मैं आपके सामने टेक्निकल इशू रखता हूँ। टेक्निकल इशू ये है क्योंकि आप मईशत को एक मुख्तलिफ निगाह से देखते हैं, अवामी बातें उस नोयत की नहीं करते जैसे हमारे यहाँ लोग करते हैं, आप पढ़ी लिखी बातें करते हैं। तो पढ़ी लिखी सोच क्या कहती है कि मुल्क के अंदर जो बढ़ती हुई महंगाई है, इन्फ्लेशन है, और इन द करंट कॉन्टेक्स्ट गवर्नमेंट के पास इतनी रिसोर्सेज नहीं है कि वो बढ़ती इन्फ्लेशन को रोक सके। ऐसी सिचुएशन में शुड वी एक्सपेक्ट समथिंग इन द अपकमिंग बजट और नॉट? देखें, बड़े डिफिकल्ट और चैलेंजिंग टाइम्स हैं, और आप इस तरह से देख रहे हैं कि जो इंडिया के अंदर हम देख रहे हैं कि उनकी करेंसी जो है ऑल टाइम लो हुई है, और उसकी वजह यह है कि करंट अकाउंट के जो नंबर्स हैं इंडिया के, अपने एफडीआई के नंबर्स हैं, आई थिंक कि वो नेगेटिव नंबर्स हैं। और नेगेटिव नंबर्स जाहिर है जो हम पड़ोसी मुल्क में देख रहे हैं जिस तरह का प्रेशर, उससे तो इंडिकेट यही हो रहा है कि हम कुछ अच्छे तरीके से इन चैलेंजेस को जो है निपट रहे हैं। अगर हम कंपेयर करें तो हमारी जो पड़ोसी मुल्क है उसके अंदर बहुत ज्यादा गुर्बत की शरह बढ़ती जा रही है बिकॉज ऑफ दिस ऑयल प्राइसेस और इन्फ्लेशन के जो नंबर्स हैं। पूरी दुनिया के अंदर इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ रहे हैं। तो हम जो है वो इस सिचुएशन के अंदर टैरिफ को रिड्यूस करना और फिर मराते देना, रिबेट्स को इजाफा करना, आई थिंक एक IMF प्रोग्राम में रहते हुए जहाँ पर हमारी अपनी लिमिटेशंस हैं, हम सब्सिडीज नहीं दे सकते, और वहाँ पे कॉमन मैन पे जो बढ़ती हुई कीमतों का जो इम्पैक्ट पड़ रहा है, हायर इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट पड़ रहा है, जिसमें सरफेरस ऑयल प्राइसेस हैं जो हम देख रहे हैं, जो एनर्जी प्राइसेस हैं वो बढ़ती जा रही हैं, गैस प्राइसेस अगर आप देखें LPG की वो बढ़ती जा रही हैं। तो आई थिंक कि ये जो मामला है ये तो जब तक ये दुनिया भर में वॉर्स के इम्पैक्ट आएंगे, मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट के, तो उस वक्त तक तो जो है ये इन्फ्लेशन बढ़ती जाएगी और वी कांट डू एनीथिंग बिकॉज पड़ोसी मुल्क जो है वो हमसे काफी ज्यादा जो है वो बड़ा मुल्क है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $600 बिलियन से ज्यादा रखता है। उसके बावजूद जो है वहां पर हम देख रहे हैं कि जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं वो काफी ज्यादा जो है वो तशवीशनाक उनकी ऑस्टेरिटी के मेजर्स हैं, उनकी जो है वो एनर्जी कंजम्पशन को रिड्यूस करने की जो इंस्ट्रक्शंस हैं, फिर उनकी ना ट्रेवल करने की जो इंस्ट्रक्शंस हैं। आई थिंक कि ये चीजें हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान इस वक्त काफी बेहतर तरीके से इन चैलेंजेस को निपट रहा है। तो बजट जो है स्पेशली नहीं, एक्सक्यूज मी, आप कहते कहते कुछ रुक गए। आपके कहने का माने ये है कि उन्होंने सादगी अपना ली है, लेकिन हमें हया महसूस नहीं हुई, हमने सादगी नहीं अपनाई। लेकिन आपने बड़े ऐसा तरीके से कह दिया कि नहीं हमारे यहाँ ऐसे हालात नहीं हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसे हालात हैं कि आई विल बी वेरी फ्रैंक कि हमें सबसे पहले ही अडॉप्ट करनी चाहिए, क्योंकि जाड़े के मौसम के अंदर, सर्दी के मौसम के अंदर वी आर मोर वनरेबल, वी आर द मोस्ट वनरेबल कंट्री फॉर इकोनॉमिक शॉक्स एंड इम्पैक्ट्स इन द रीजन। ये मुतादिद रिपोर्टें बता चुकी हैं, मुतादिद बैनुल अक़वामी माशी इदारे बता चुके हैं, खबर रसां एजेंसियाँ बता चुकी हैं। वी आर सेलिब्रेटिंग समथिंग एल्स, बट रियली स्पीकिंग वी डू नॉट हैव अ कुशन टू टेक द शॉक्स। देखिए, यू आर टू एन एक्सटेंट यू आर करेक्ट कि हमें जो है ऑस्टेरिटी की तरफ जाना चाहिए, और हमें जो जिस तरह से अब हम देख रहे हैं कि ऑस्टेरिटी का फोकस गवर्नमेंट का रहा है इससे पहले, और हमने देखा कि लॉकडाउन भी थे और अनाउंस हुए थे। इस वक्त ईद का सेशन है तो कुछ उसके अंदर छूट है, बट ये सारी चीज़ों को गवर्नमेंट मॉनिटर कर रही है। हमारा जो फिस्कल नंबर है वो आई थिंक कि वो जितना इम्प्रूव हुआ है, हिस्टोरिकल भी जो है फिस्कल डेफिसिट 4% से कम नहीं हुआ था। अब हमारा फिस्कल डेफिसिट जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है 0.5% पर आ गया है। तो ये चीज इंडिकेट करता है कि जो गवर्नमेंट के जो मेजर्स हैं उसमें रिकवरी यानी कि जो टैक्स रिकवरी है वो इतनी इम्प्रूव हो गई है कि फिस्कल नंबर्स जो हैं वो फेवरेबल साइड पर आना शुरू हो गए हैं, और हमारा जो इकोनॉमिक डेटा है फिस्कल साइड पे या करंट अकाउंट साइड पे
वो इम्प्रेसिव डेटा है। तो फॉर्चुनेटली आप ये समझें कि गवर्नमेंट की टैक्स कलेक्शन की एफर्ट है, जो पीडीएल लेवी आपने देखा कि कॉमन मैन पे पड़ी है, या कॉमन मैन पे जो टैक्स के असरात हैं वो इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं कि गवर्नमेंट की अपनी जो किटी है वो बेहतर हो रही है, वो अच्छी रिफ्लेक्शन दे रही है गवर्नमेंट परफॉर्मेंस को। तो इससे जो है आईएमएफ भी मोरलेस मुतमईन है, और हमारी जो प्रोविंशियल कलेक्शन है वो भी इम्प्रूव हुई है, और आई थिंक कि उसमें बहुत ज्यादा गुंजाइश है, क्योंकि टैक्स टू जीडीपी हमारा अभी भी 10% है और इंडिया का 17% है। तो हम अगर फिजिकल नंबर्स हमारे देखें तो वो इतने इम्प्रूव हुए हैं कि वो एक कमेंडेबल बात है। बट वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि कॉमन मैन जो है उसको उसका बोझ अच्छा, लेकिन कल मुझे पता नहीं आपने वो क्लिप देखी, आपने वो क्लिप देखी या नहीं देखी। कल मैंने देखा एक मारूफ एंकर हैं, उन्होंने अपने प्रोग्राम के अंदर 2 एक्सपर्ट्स बुलाए हुए थे और उन्होंने ये बात की कि अमेरिका की मईशत तो सफ़र नहीं कर रही, अमेरिकाज इकोनॉमी इज़ इम्प्रूविंग, उनका स्टॉक एक्सचेंज जो है वो रोज़ रिकॉर्ड्स बना रहा है, देयर कंपनीज आर रिपोर्टिंग रिकॉर्ड रिटर्न्स। साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब मैं एहसन मेहंती साहब की जानिब बड़े अहम सवाल के साथ आऊँगा। कल या शायद गालिबन परसों एक करंट अफेयर्स के एंकर एक प्रोग्राम कर रहे थे, उसमें उन्होंने 2 एम्बेसडर्स को बुलाया हुआ था या 2 डिप्लोमेट्स को बुलाया हुआ था, उसमें बात हो रही थी। तो एहसन मेहंती साहब जो एक डिप्लोमेट थे, बड़े पढ़े लिखे, उन्होंने ये कहा कि अमेरिका की मईशत जो है वो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रही है, इस जंग का अमेरिका को भरपूर फ़ायदा हो रहा है। गैस की कीमतें तो ज़रूर बढ़ गई हैं, गैस उनके मुल्क के अंदर पेट्रोल को कहते हैं, अजीब सा मामला है, हमारे मुल्क के अंदर गैस को गैस कहते हैं और इसके अलावा भी एक चीज़ को गैस कहते हैं और उनके मुल्क के अंदर पेट्रोल को गैस कहते हैं। खैर एनीवे, लेकिन उन्होंने कहा कि साहब गैस की कीमतें बढ़ गई, लेकिन वो भी वक्त के साथ साथ कम हो जाएंगी, लेकिन उनकी इकॉनमी बूम पर है, उनकी स्टॉक एक्सचेंज रोज़ रिकॉर्ड बना रही है, उनके कंपनियों के रिकॉर्ड रिटर्न्स आ रहे हैं, उनके कंपनियों की वैल्यूएशंस जो हैं दे आर थ्रू द रूफ, और उनकी मईशत जो है वो इतनी ज़्यादा तरक्की कर चुकी है कि अब उसकी ग्रोथ एक्सपेंशन को रोकना जो है वो एक चैलेंज बन गया है। तो वो सही कह रहे थे, गलत कह रहे थे? देखिए, यू आर राइट कि जो दुनिया भर की इकोनॉमीज हैं वहाँ पे रेटलिंग है या वहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन आप ये देखें कि यूएस मार्केट जो है वो आउट परफॉर्म कर रही हैं, और उससे भी ज्यादा जो मार्केट है वो पाकिस्तान की रियल एस्टेट की है, वो उससे भी ज्यादा आउट परफॉर्म कर रही है। और उसकी वजह यह है कि हमने देखा है कि जो दुबई एंगल है या पाकिस्तान, एक मिनट आपके मुंह में घी शक्कर, आपने इतनी अच्छी बात की जी। तो अगर आप पाकिस्तान के अंदर देखें तो 60 to 70 मिलियन डॉलर ये कहा जाता है कि जो दुबई की तरफ जाता था या दुनिया भर से पाकिस्तान के जो सिटीजन्स का जाता था, चाहे वो ब्लैक हो या जेन्युइन हो या जिस तरह का भी वो वेल्थ हो, जाहिर है वो जाती थी, वो रुक गई है, क्योंकि वहां पर जो पैसा था वो आ नहीं सकता, और जो जाने वाला मामला है वहां पे वो फिजिबिलिटी बन नहीं रही है, क्योंकि वहां पे मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट है। तो वो पैसा सारा पाकिस्तान के अंदर लग रहा है, और वी आर एक्सपेक्टिंग कि जो रेमिटेंसेस के अंदर 11% तक ग्रोथ है, आई थिंक कि वो मंथ के अंदर जो हमने देखी मई माह के अंदर, तो आई थिंक कि ये इंडिकेशन यही है कि फॉरेन ओवरसीज पाकिस्तान को प्रेफर कर रहे हैं। आप आईपीओ देखें पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आ रहे हैं, वो भी आउट परफॉर्मेंस बेसिस पे कर रहे हैं कि जो रोशन के अंदर जो रोशन डिजिटल के थ्रू जो पैसा आ रहा है वो ज्यादातर इक्विटी मार्केट्स में भी लग रहा है और रियल एस्टेट में भी लग रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि जो बेनिफिट है वो पाकिस्तान को भी मिला है, जो हमें इससे पहले हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बिल्टअप नहीं हो रहे थे, या सऊदी से सपोर्ट हमें $3 बिलियन का मिला है। आई थिंक ये इंडिकेशन है कि ये पोस्ट वॉर ही जो है ये हमें कुछ ऐसे बेनिफिट मिले हैं कि पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट प्राइसेस के अंदर भी इजाफा देखा जा रहा है, जिसमें कॉमन इन्वेस्टर को भी बेनिफिट हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, जिन्होंने रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टाइम से की थी और कुछ वजूहात की वजह से या टैक्सेशन निजाम की वजह से जो है उसके अंदर अटेंशन नहीं थी। तो आप ये देखें कि दुनिया भर की जो मार्केट्स हैं उसमें गिराव है मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट को लेके। पाकिस्तान मार्केट के अंदर भी आपने देखा कि 30% तक गिराव देखा गया, उसमें 15% तक रिकवरी देखी गई। और आई थिंक कि जो रिकवरी है, अगर आप कंपेयर करें इंटरनेशनल यानी कि यूएस मार्केट से, तो यूएस मार्केट तो जो है वो स्ट्रांग है, और उसकी वजह यह है कि यूएस का जो डिफेंस प्रोडक्ट्स हैं उनकी आप सेल्स देखें, या जो बोइंग के ऑर्डर्स हैं जो चाइना से आप दिए उन्होंने, या दुनिया भर से जो उनको जो डिफेंस प्रोडक्ट्स के ऑर्डर्स मिल रहे हैं, आई थिंक कि उससे तो यूएस की इकोनॉमी जो है वो इम्प्रूव होती नजर आ रही है, उसमें ग्रोथ भी इम्प्रूवमेंट नजर आ रही है। और जाहिर है ये तो एक वॉर स्ट्रेटेजी होती है, और ये वो बेहतर समझते हैं कि वॉर उन्होंने लॉन्च की है अगेंस्ट ईरान, उसमें उनके डिफेंस के प्रोडक्ट्स की सेल्स बढ़ी है, और आई थिंक कि जो उनकी ऑयल प्राइस है
यानी कि उनका भी बढ़ना जो है वो एक यूएस इकोनॉमी के लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव है। एक और निशानदेही ये भी है कि पाकिस्तान के अंदर भी अगर आप देखें कैपिटल मार्केट्स में ऑयल कंपनीज जो हैं उन्होंने जो मुनाफा दिया है वो इससे पहले हिस्टोरिकली ये मुनाफा रिफाइनरीज में नहीं, वो रिफाइनरीज जो कि नेगेटिव इक्विटी की तरफ चली गई थी, यानी कि उनके पास इक्विटी नहीं मौजूद थी, यानी कि वो उड़ गई थी, बैंकरप्ट हो गई थी रिफाइनरी। वो रिफाइनरीज रिकॉर्ड प्रॉफिट जो है वो दे रही हैं, जिसमें आप सरफहरिस्त देखें जो कोई फॉरेन रिफाइनरीज भी हैं, लोकल रिफाइनरीज आप देखें कि लोकल आईपीओ आया जो कि ऑयल कंपनीज का था, वो भी कोई 7 टाइम्स या 8 टाइम ओवर सब्सक्राइब हो गया। तो आप ये देखें कि ऑयल कंपनीज की जो अर्निंग्स हैं पाकिस्तान के अंदर वो बहुत इंप्रूव हो गई हैं। स्टॉक मार्केट के अंदर प्रेशर इस बेसिस पर भी है कि मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट आएगा, उससे जनरल पब्लिक को या इन्फ्लेशन के बढ़ने से जो इंटरेस्ट रेट बढ़ा है तो उसकी वजह से कैपिटल मार्केट के अंदर कुछ प्रेशर देखा जा रहा है। ये बड़ा अहम नुक्ता आपने बताया, और ख़ास तौर पे ये जो बात आपने की कि पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लो आएगा, हम भी बड़े मुतवक्के इसके पॉजिटिव असरात इमेजिन कर रहे हैं। अगर वापस नहीं भी आता तो बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जो यहाँ पर रिटेन हो रहा है, बाहर नहीं जा रहा, उसका भी बड़ा फ़ायदा है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि अब तो फ़्लाइटें भी खाली जा रही हैं जो दुबई जाया करती थी, तो अब पता नहीं क्यों खाली जा रही हैं, लेकिन यह कि एनीवे खाली जा रही हैं, लोगों का कहना है। तो लेकिन यह कि वन कैन अज्यूम दैट फॉर द मोमेंट एट लीस्ट द आउटफ्लो टुवर्ड्स मिडल ईस्ट एंड मिडल ईस्टर्न कंट्रीज इज़ गोइंग टू स्टॉप। एम आई करेक्ट? देखिए वो तो स्टॉप ही हो गया, क्योंकि जाहिर है वो तो फीजिबल ही नहीं है, मार्केट जाने के लिए भी नहीं है वो फीजिबल है, वीजा भी नहीं मिल रहे पाकिस्तानी को जो है वहां पर जाने के लिए, बिकॉज ऑफ दिस जो उनकी जो स्ट्रेटजी है या इकोनॉमिक पॉलिसी है पाकिस्तान को डिस्करेज, पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट करना या पाकिस्तानी को डिस्करेज करना, और जो बहुत सारे सिटीजन हैं जिनको किसी तरीके से जो है वहां से आउट भी किया है रिलीजियस बेसिस पे। तो आई थिंक कि वो सारी चीजों को देखते हुए तो फिजिबिलिटी मिडल ईस्ट की नहीं बनती, जिसके बाद जो पाकिस्तान से आउटफ्लोज होते थे प्रॉब्ली उनके रियल स्टेट में, वो आउटफ्लोज रुक गए हैं, वो पैसा जो है पाकिस्तान मार्केट में लग रहा है, जिसकी वजह से रियल स्टेट के अंदर जो है वो तेजी देखी जा रही है, और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज भी जो है उसमें नए इन्वेस्टर्स भी आ रहे हैं और नई इन्वेस्टमेंट भी आ रही है। ये बड़ा अहम नुक्ता है, और मैं खैर कतई नज़र आई डोंट लाइक टू इन्वॉल्व यू इन पॉलिटिकल थिंग्स, लेकिन हर कोई जानता है कि पाकिस्तान के जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं इन सब की दुबई के अंदर कोई ना कोई इंटरेस्ट ज़रूर है। मैं नहीं कहता प्रॉपर्टी कल को कोई मेरा गिरबान पकड़ ले कि साहब आपने क्यों कह दिया, लेकिन इन सब के इंटरेस्ट हैं। ज़ाहिर बात है ये पॉलिटिकल मीटिंग्स पास्ट के अंदर दुबई में किया करते थे और यूएई के अंदर किया करते थे, वो भी इनका जाना बंद हो गया है। ये भी एक सब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन होगा, और जब इनकी हुकूमतें मुस्तकबिल के अंदर, आपको पता है हर किसी को जाना ही पड़ता है, दुनिया का ये उसूल है। हमने पीटीआई को देखा, वो भी चले गए, लोग कहते थे इनका मुतबादिल कौन होगा, देख लें मुतबादिल आ गया, तो ये बहुत बड़ा इशू बन जाएगा। आप देखिएगा, जस्ट लेट टाइम पास, जस्ट लाइक टाइम इज़ अ वेरी बिग हीलर। तो यानी टाइम जो है, वक्त जो है वो अपने साथ आराम भी देता है, तो इसी तरह जो है वो टाइम अपने साथ सज़ा भी देता है। आगे आप खुद समझ जाएं। खैर मैं वापस आता हूँ एहसन मेहती साहब, आपने कैपिटल मार्केट और इक्विटी मार्केट की भी बात की। मैं आज भी कहता हूँ, मैं कंटेस्ट तो नहीं करता, माशाल्लाह आप कहीं ज़्यादा मुझसे चीज़ें जानते हैं। मेरे ख्याल से अभी भी मार्केट बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है, और मेरे ख्याल से ओवर वैल्यूएशन, जब मैंने ज़ाहिर बात है अब तो एआई वगैरह आ गया है, अब तो झूठ बोला नहीं जा सकता, कहानियाँ सुनाई नहीं जा सकती। तो इफ़ यू यूज़ अ एस्टेब्लिश्ड वैल्यूएशन, स्टॉक वैल्यूएशन मॉडल्स, तो मोस्ट स्टॉक्स आर वैल्यूड एटलीस्ट डबल। And if you use certain valuation models that are recognized in the West, especially in the US and other capital markets which are coherent with the interest rate, तो फिर पाकिस्तान की मार्केट के अंदर बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि 10x भी बेचे जा रहे हैं, और वो मल्टीपल्स वाला असूल उन पे लागू नहीं होता। तो डू यू थिंक कि उनकी वैल्यू नीचे आएगी और जो अंडर वैल्यूड स्टॉक्स हैं उनकी वैल्यू ऊपर जाएगी? ऐसा कुछ है पॉसिबल? देखिए 2-3 तरीके से आप स्टॉक एक्सचेंज की वैल्यूएशन करते हैं। एक तो जो वैल्यूएशन होती है वो सप्लाई और डिमांड की होती है। जो सप्लाई और डिमांड की वैल्यूएशन होती है उसका अर्निंग से कोई ताल्लुक नहीं होता। कंपनी लॉस में है, अगर उसकी डिमांड है शेयर और अगर वो शेयर अवेलेबल नहीं है तो जाहिर है, हमने देखा था कि इससे पहले जो रिफाइनरीज थी, ऑयल रिफाइनरीज जो सिग्निफिकेंट लॉसेज में, उनकी लॉसेज इस हद तक थे कि उनकी इक्विटी वैल्यू ही नहीं थी। यानी कि फॉर एग्जांपल उनके पास कुछ पैसा ही नहीं था, तनख्वाह देने के भी पैसे नहीं थे, बट उनके शेयर प्राइसेस बहुत हायर साइड पर थी, बहुत ज़्यादा शेयर प्राइसेस थी। तो एक तो सप्लाई डिमांड की बेसिस पर जब उसकी डिमांड थी, उनकी शेयर्स थी,
क्योंकि कुछ लोग प्रिडिक्ट कर रहे थे कि ये इसके अंदर जो है गवर्नमेंट पैसा डालेगी और वो रिफाइनरीज को जो है दोबारा से, चूंकि गवर्नमेंट की ओन कंपनीज हैं तो वो जाहिर है उसके अंदर एक्सपेंशन की प्रोबेबिलिटी थी, तो जिसकी वजह से उसके अंदर डिमांड ज्यादा थी। अब ये है कि बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जिनके अर्निंग्स बहुत बेहतर है, यानी कि आप अगर आप देखें कि ऑयल कंपनी जो कि गवर्नमेंट ओन करता है PSO आप देख लें तो वो उसकी रिकॉर्ड अर्निंग है क्वार्टर की, अगर 80 रुपए पर क्वार्टर है, आप 4 क्वार्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 320 आपका जो है वो अर्निंग पर शेयर है, और शेयर प्राइस भी लगभग ट्रेड कर रही है, तो वो 2 के मल्टीपल पर है या 3 के मल्टीपल पर है प्रोस्पेक्टिव अर्निंग के। तो अगर आप इस तरह देखें तो ऐसी ऑयल कंपनीज बहुत सारी इस वक्त ऑयल रिफाइनरीज हैं या ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है जिनके मल्टीपल जो है 2 या 3 के मल्टीपल पर है। तो अगर 2 के मल्टीपल पर ये मार्केट फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की है, और जहाँ पे इंटरेस्ट रेट 22% नहीं है जो इससे पहले होता था, अब 12% है, तो आई थिंक कि वहां पर ये 12.5% का है। और एग्जाम्पल अगर आप उसको कंपेयर करें जो ऑल्टरनेट बैंक्स के पास अवेलेबल होते हैं, और मल्टीपल 2 का है या 3 का रिफाइनरीज जो है इस वक्त चल रही है, तो ये आप मार्केट ओवर वैल्यू तो रियली आप नहीं कह सकते कि अगर 2 मल्टीपल पे जो है ऑयल कंपनीज ट्रेड कर रही है तो। और दूसरी बात ये कि बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जहाँ पर ये मामला नहीं है, यानी कि उनकी जो शेयर प्राइसेस हैं उनकी काफी ज्यादा हायर साइड पर है, उनके मल्टीपल्स जो हैं बहुत ज्यादा हायर साइड पर हैं। तो ये डिपेंड करता है केस टू केस पे ना, कि वो केस जो है वो कौन सी कंपनी जो है वो किस मल्टीपल पर चल रही है। तो ऐसी अपनी नॉलेज के लिए और अपने नाजरीन के नॉलेज के लिए मुझे ये बताइएगा कौन से ऐसे अपकमिंग सेक्टर्स हैं जो बजट के बाद उठेंगे? देखिए, बजट के बाद जो है वो रियली डिपेंड करता है कि हम किस तरफ जाते हैं। फॉर एग्जांपल सुपर टैक्स एक ऐसा टैक्स है जिस पर पीपल आर एक्सपेक्टिंग कि उसमें कुछ लचक IMF देगा। तो अगर उसमें लचक आती है, यानी कि टैक्सेशन अगर बढ़ते नहीं है, तो टैक्सेशन के टारगेट तो आ गए, 17.1 ट्रिलियन जो है आपने टैक्स का हदफ है, और उसके अंदर रिस्पेक्टिवली कहाँ एग्जैक्टली वो टैक्स लगना है वो नहीं पता लग रहा है एग्जैक्टली। तो आई थिंक कि बजट को वी शुड सी कि वो बजट जो है वो किस तरह से कैपिटल मार्केट फेवरेबल होगा, क्योंकि गवर्नमेंट को भी जो है वो सारी फाइनेंसिंग अपनी आगे जाकर जो है कैपिटल मार्केट से लेनी है, चाहे वो डेट फाइनेंसिंग हो या इक्विटी फाइनेंसिंग हो। स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज जो कि लॉस मेकिंग है उनकी भी इक्विटी रेज हो सकती है। और फिर जाहिर है जो हम देख रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन का जो फोकस है गवर्नमेंट का, वहाँ पे कैपिटल मार्केट और फेवरेबल जो है अगर फेडरल बजट हुआ तो जाहिर है उसमें कैपिटल मार्केट में लोग आके प्राइवेटाइजेशन में अपनी पोजीशंस बिल्डअप करेंगे। तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि कैपिटल मार्केट फ्रेंडली पॉलिसीज होंगी गवर्नमेंट की जो इससे पहले बजट में देखी गई, और वी आर एक्सपेक्टिंग कि जो इन्वेस्टर इंटरेस्ट के लिए जो बहुत सारे कॉर्पोरेशन टैक्स को रेशनलाइजेशन करने की बात हुई है, आई थिंक कि उसमें वी कैन एक्सपेक्ट कि कोई प्लान गवर्नमेंट का आ सकता है कि जहाँ पे आके कॉर्पोरेशन टैक्स किसी हद तक कम होगा, जिससे मुल्क की एक्सपेंशन हो सकती है, कंपनीज की एक्सपेंशन हो सकती है, और IPOs जो फ्रेश आते हैं उनको जाहिर कुछ टाइम के लिए जो है मराते टैक्स मिल जाएं, तो आई थिंक कि वो फिर जो है वो अच्छे तरीके से लॉन्च होते हैं। तो इस IMF प्रोग्राम में रहते हुए वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग मच फॉर अ कॉमन मैन, और हम नहीं एक्सपेक्ट करते कि कोई जो है वो सब्सिडीज वगैरह जो है एनर्जी इस तरह की कोई चीज होगी। आपका बहुत शुक्रिया, आप शो में हमारे साथ शामिल हुए। तो कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ और कुछ रिलीफ के बारे में बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात हो गई। बात यह है कि एहसन मेहंती साहब ने बड़ी वजाहत से बात बता दी कि IMF के प्रोग्राम में रहते हुए आवाम को जिस तरह की रिलीफ देने की तवक्कुआत की जा रही हैं वो तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ज़ाहिर बात है IMF के साथ कुछ बातें तय की होंगी, कुछ हमने ऐसे ही उन पर डाल दी होंगी, क्योंकि चंद चीज़ें उन्होंने कही होंगी और चंद चीज़ें हमने उनके ऊपर थोप दी होंगी कि भाई तुम्हारे नाम से चला देंगे। तो IMF ने कहा होगा कोई बात नहीं, आप चला दो, हमें क्या, हमने तो उधार दिया, हमारा उधार लुटा दो, बात ख़त्म, सीधी बात है। और बजट के अंदर जो चीज़ें आएंगी उसमें एक बात तो बड़ी क्लियर है कि ऑस्टेरिटी मेजर्स मौजूद नहीं है। ऑस्टेरिटी आप लेकर आओ ना, ऑस्टेरिटी कैन नॉट बी इम्पोज्ड ऑन द पुअर पीपल एंड द कॉमन पीपल अलोन। ऑस्टेरिटी तो सब पे अप्लाई होनी चाहिए ना, सबसे पहले वो गवर्नमेंट पे अप्लाई होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट ऑस्टेरिटी लाएगी या नहीं, इसके बारे में मैंने आपको रोनाल्ड रेगन साहब जो कि अमेरिका के सदर थे, उन्होंने क्या कहा इसके मुतालिक भी बताया। वी वेट फॉर मैसेजेस ऑन फेसबुक। अली नासिर, हमारी टीम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।